हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 7 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। नीतियाँ और लोग। नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य में से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी। तो बेटा 18वीं सदी के मध्य में क्या हुआ, जितने भी राजा थे और नवाब थे, उनकी ताकत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे उसकी तरफ से क्या हुई, छिनने लगी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। हमने देखा था कि पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि उन्होंने क्या बताया था कि जो कंपनी थी उन्होंने क्या किया, रेजिडेंट तैनात कर दिए, जो क्या कर रहा था, उनसे वसूली कर रहा था और कहीं ना कहीं उसका एकाधिकार होता जा रहा था। तो बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। जो वहाँ के खुद के शासक थे, स्थानीय जगह पे जो शासक थे खुद के, उनकी क्या होती, सत्ता या उनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वह एक एक करके छीने जा रहे थे। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी आई, शुरू में तो क्या था, समझौता कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी ताकतवर होने लगी, उसने क्या किया, जो वहाँ के शासक थे उनकी स्वतंत्रता को कम कर दिया, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया। उन्हें यह कहा गया था, समझौता भी किया गया था एक, कि जिसमें क्या कहा गया था कि भाई हम तुम्हें सेना देंगे और उसके बदले में क्या करोगे, तुम हमारे साथ मतलब समझौता करोगे, या हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मतलब ज़बरदस्ती के क्या करा गया था, समझौता करवाया गया था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम हमारी सेना ही तुम्हारा ध्यान रखेगी, और अगर तुम कर्ज नहीं दे पाते हो, अगर तुम हमारा नहीं कर पाते हो, तो हम तुम्हारा एक हिस्सा छीन लेंगे, या तुम्हारा जो हिस्सा है, प्रॉपर्टी है, उस पर हम अपना कब्जा कर लेंगे। तो उनके राजस्व वसूली का जो अधिकार था वो भी उन्होंने ले लिया था। एक एक करके वो इलाके भी छीनने लग गए थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। अब सभी जो वहाँ के स्थानीय शासक थे उनको इनसे धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगी। पहले तो एक दो गुट में हुई, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो प्रॉब्लम थी ये बढ़ने लगी। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी के साथ बात भी की। उदाहरण के लिए जैसे कि झांसी की रानी में रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनकी कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र को राजा मान ले। तो कंपनी ने क्या कहा था कि अगर कोई भी राजा मर जाता है, तो उसका अगर कोई बेटा नहीं है, तो जो वो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका राजा है, जो उसका एरिया है, वो किसके कब्जे में आ जाएगा, कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। तो इस पर झांसी की रानी ने ये कहा कि उनकी पति की मृत्यु के बाद उनको जो जगह है वो किसको दी जाएगी, उनके बेटे को, जो गोद लिया हुआ पुत्र है, उसे दे दी जाए। ऐसे ही पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लग जाए। तो ये बोला भाई उन्हें जो पेंशन मिल रही है मृत्यु के बाद उन्हें मिल जाए। लेकिन जो कंपनी थी वो अपने गुरूर में थी और उन्होंने इन सब आग्रह को मना कर दिया। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत, मेन उसके पास में क्या थी, सैनिक ताकत थी। तो अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर इन कंपनी ने निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत को भी उन्होंने कब्जे में कर लिया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। सबसे लास्ट में कौन सी रियासत गई थी बेटा, अवध की रियासत को लास्ट में फाइनली जो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। 1801 में अवध पर एकाएक सहायक संधि थोपी गई। सहायक संधि अभी समझाया था कि क्या होगा, कि वो जो जबरदस्त की संधि थी कि भाई तुम्हें ये माननी पड़ेगी, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा जो एरिया है वो हम ले लेंगे। इसके बाद देखो क्या है, 1956 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। और उन्होंने क्या बोला, जब अवध के लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ का रियासत है, जो यहाँ का शासन है, वो सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। ये हमारी मतलब मजबूरी है कि हमें इनके यहाँ के नवाब को हटा के हमें अपना शासन इसमें लेना पड़ेगा। इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना दी थी। जो कंपनी थे उन्होंने क्या कहा कि मुगलों का जो शासन है उसे पूरी तरह से हटा देना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। उन्होंने क्या किया, कंपनी द्वारा जो जारी किए गए थे मुगल जो सिक्के थे ना, उन पे मुगलों की फोटो होती थी, मुगलों का चित्र होता था, नाम होता था। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1949 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। सोचो कि जो बादशाह का परिवार है उसे उन्होंने पहले तो उन्होंने क्या किया, मुगल शाह के जो नाम था सिक्कों पर उसे हटा दिया। उसके बाद जो परिवार था उसे कहाँ के लाल किले से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा।
ये तो 1949 में। 56 में 1856 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उन्होंने ये कहा कि जो 1856 में बहादुर शाह जफर हैं ये आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। देखो ये कितनी ज़बरदस्ती कर रहे थे वो लोग कि भाई पहले तो क्या किया, वहाँ के जो बादशाह जफर के लोग थे उनको क्या किया, परिवार को किले से निकाल दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बहादुर शाह जफर है वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद उनके किसी भी वंश को, उनके किसी पुत्र को या किसी को भी आगे बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमार तक की मान्यता मिलेगी। तो इस तरह से जो कंपनी थी वो अपना स्थायित्व यहाँ पर जमा रही थी, और जो जमा हुआ था मुगलों का उनको क्या कर दिया, धीरे धीरे उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। अब इससे सिर्फ मुगल जो राजा महाराजा दिक्कत में नहीं थे, परेशान नहीं थे, जो किसान और सब सिपाही थे वो भी धीरे धीरे उनको भी परेशानी बढ़ती जा रही थी। तो देखते उनको किस तरह से परेशानी हो रही थी। गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। अब धीरे धीरे जो कंपनी थी, जो अंग्रेजों थे, क्या शुरू कर दिया, कर लेना, टैक्स लेना वसूल कर दिया, लगान लेना वसूल कर दिया। तो इससे गांव और किसान के जो जमींदार थे उन पर भारी लगान बढ़ गया, वसूली बढ़ गई, उनकी कर वसूली ज़्यादा हो गई। इससे वो बहुत परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पाए। अब कर्ज की जो रेट थी, जो इंटरेस्ट था, वो इतना ज़्यादा था कि वो लौटा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या था, जो उनकी पीढ़ियों पुरानी जो ज़मीन थी उसको क्या कर रही थी, ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी वो अपने कब्जे में ले रही थी। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीन हाथों से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अब जो कंपनी के तहत जो काम कर रहे थे सिपाही, वो भी क्या थे, खुश नहीं थे। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। क्या, अब जो कंपनी है उसने अपने अलग ही नियम बना दिए, जिससे कि क्या होता है, जो सिपाही थे वो भी क्या हो गए, परेशान हो गए। जो उनका वेतन भत्ता मिल रहा था वो इससे भी खुश नहीं थे, जो शर्तें लगाई गई थी इससे भी खुश नहीं थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। कुछ ऐसे नियम बना दिए गए जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं, जैसे कि मंगल पांडे का आपने देखा होगा बेटा, उन्होंने क्या कहा गया था कि जो मतलब बंदूक उन्हें चलानी है, जो गन उन्हें दी गई थी उसको मुंह से खोलना पड़ता, और वो किससे बनी थी, सुअर की चर्बी से बनी थी। तो इस पे भी विद्रोह हुआ, लेकिन उनकी धार्मिक आस्थाओं को इससे क्या हो रहा था, ठेस पहुंच रहा था। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। तो उस समय के लोग ये समझते थे कि अगर समुद्र यात्रा कर ली तो क्या होगा, उनका धर्म और उनकी जो जाति है वो भ्रष्ट हो जाएगी। जब से सिपाहियों ने कंपनी की ओर से 1824 में लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया गया। अब बहुत सारे जो सैनिक थे उन्होंने इस हुक्म से इनकार कर दिया कि भाई हमने समुद्र पार नहीं जाना, इससे हमारा क्या होगा, धर्म क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएगा। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। उन्होंने सरकार का हुक्म नहीं माना तो मतलब उनकी जो सिपाही थे उनकी धार्मिक आस्था या इन पर उनका ध्यान ही नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है वो काम करो, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। 1856 में कंपनी ने एक नए कानून को साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेवा में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कंपनी ने नया कानून बना दिया एकदम साफ शब्दों में कि अगर कोई व्यक्ति सेवा करेगा, नौकरी करेगा, तो उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो, जितने भी लोग थे उनके अंदर आक्रोश तो बढ़ता ही गया ना। देखो धीरे धीरे सब किसान और सिपाही सभी परेशान थे। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांवों को छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों को गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब धीरे धीरे जो देखो एक गुस्से की जो लहर थी ना, धीरे धीरे बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, ये एक्सट्रीम जब हो गया तब क्या हुआ, संग्राम शुरू हुआ। तो किसान अपने लगान की वजह से परेशान, सिपाही पर जो ज़बरदस्ती की जा रही थी, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाना, उनकी बात ना मानना, इससे उनको भी क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी। उधर से नवाब इसलिए परेशान थे क्योंकि उनकी ज़मीन जो थी वो हड़पी जा रही थी। अब सुधारों की प्रतिक्रिया, अब देखिए कि 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने के लिए कहा। अब धीरे धीरे कंपनी ने और क्या किया, देखो जो मुगलों का शासन था उसे हटा दिया, गरीब लोगों को वो ऐसे परेशान कर रही थी, किसानों और सिपाहियों को। अब उसके अलावा उन्होंने क्या किया, अपनी जो कंपनी है, अपने जो धर्म के लोग थे उनको यहाँ पे पूरा व्यापार और खुले से उनका स्वागत किया। 1830 के बाद ईसाई मिशनरियों ने खुलकर काम करने, यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के कानून बनाए गए। ये एक काम था जो अंग्रेजों द्वारा बहुत अच्छा किया गया था। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के काम को बढ़ावा दिया गया।
अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को जमकर अंग्रेजी भाषा का प्रोत्साहन किया गया। 1856 में एक नया कानून बनाया गया। देखो एक और कानून बनाया गया जिसमें एक साफ साफ था कि ईसाई धर्म को अपनाना है, कि जो भी ईसाई धर्म को अपनाना चाहता है वो और भी आसान हो गया। इस कानून के प्रावधान में अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका पहले जैसे अधिकार है। अगर वो ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी जो संपत्ति है उस पर उसका वैसा ही अधिकार रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीय बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि उनका धर्म उनकी सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो अब जब भारतीयों ने देखा कि भाई ये तो ईसाई धर्म को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, और जो लोग यहाँ पे जैसे सैनिक जो थे उनके जो उनकी भावनाएं थी, धार्मिक आस्था था, उनको वो बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी आके ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इससे जो भारतीय थे उनको उनकी जीवन शैली को उनको ऐसा लगा कि भाई हमारा धर्म, हमारी सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को ये अंग्रेज यहाँ पर नष्ट कर देंगे। तो ये है बेटा आज की वर्कशीट। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 1, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? जो स्थानीय शासक थे उनकी स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? क्योंकि वो बेटा धीरे धीरे उन्होंने अपनी सहायक संधियां लगा रहे थे, और उनका जो सेनाएं थी उनको भंग करते जा रहे थे, राजस्व वसूली का अधिकार ले रहे थे, एक एक करके इलाके छीने जा रहे थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था, उनकी जो सत्ता थी वो धीरे धीरे छीनती जा रही थी। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1। तो देखते हैं बेटा आंसर नंबर 1, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। क्यों उनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी? क्योंकि उनकी जगह स्थानीय सेना लिख दिया जाएगा, स्थानीय सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीनने जा रहे थे। जो उनके अधिकार थे कि राजस्व वसूली करना, ये सब उनकी सेनाओं को भंग कर देना और उनके खुद के इलाके छीने जा रहे थे। इसकी वजह से उनकी जो स्वतंत्रता थी वो क्या हो रही थी, समाप्त होती जा रही थी। तो ये है आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? अब कंपनी ने क्या किया? देखो कंपनी बड़ी चालाक, उसने क्या किया, किस तरह से इनके सारे जो मुगल शासक थे उसको खत्म किया। फर्स्ट तो उन्होंने क्या किया, सिक्कों पर जो बादशाह का नाम ही हटा दिया। देखो थोड़ा सा बड़ा है बेटा ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम लिखना पड़ेगा पूरा डिटेल में ना, कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम ही हटा दिया। 1849 में उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर के आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये पूरा इसका आंसर है बेटा। अब देखो इसमें पूरा डिटेल में आपको ये लिखना पड़ेगा कि किस तरह खत्म किया गया। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया। पहले मुगल बादशाह के जो सिक्कों पर नाम हटाया, दूसरा जो परिवार उनका रह रहा था उन्हें वहां से हटा दिया, दिल्ली में कहीं और जाने के लिए कहा, और तीसरा ये कह दिया कि इसके बाद कोई भी वंशज है जो बादशाह नहीं बनेगा। तो यहां से कर लीजिए इसका आंसर। आइए देखते हैं इसका आंसर नंबर 2। देखिए बेटा आंसर नंबर 2, कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो यह है आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि देखो सैनिक क्या कर रहे थे, उनकी धार्मिक जो आस्था थी उस पर ठेस पहुंचाया जा रहा था, और किसान से क्या थे, बहुत ज़्यादा कर वसूला जा रहा था, जिससे कि एक एक करके उनकी जो ज़मीन थी, उनकी खुद की जो ज़मीन थी, पुरानी पीढ़ियों से जो चली आ रही थी ज़मीन, वो भी क्या हो रही थी, उनके हाथ से निकलती जा रही थी। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 बेटा, किसानों से बहुत अधिक लगान व कर वसूला जा रहा था, जिसकी वजह से किसानों की पीढ़ियों पुरानी जमीन हाथ से निकलती जा रही थी। क्या कर रहे थे बेटा, बहुत अधिक कर ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे, लगान वसूल रहे थे, जिसकी वजह से जो उनकी किसानों की पीढ़ियों पुरानी जमीन थी वो उनके हाथ से निकलती जा रही थी। दूसरा, सैनिक अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। मतलब क्या था, उनसे वेतन भत्ते जो थे उनसे वो खुश नहीं थे, और इसके अलावा जो सेवा करने की जो शर्तें थी उससे बहुत अधिक परेशान थे। कई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाते थे। उसमें से कुछ नियम ऐसे उन्होंने लागू कर दिए जो उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। तो ये है आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। तो देखो क्या किया था, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म को भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया था, उन्हें बहुत ज़्यादा छूट दे रहे थे। इसीलिए जो भारतीय थे उनको लगा कि उनकी जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4,
1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो वह पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब इस तरह क्या कर रहे थे, वो ईसाई धर्म को यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ क्या लगने लगा लोगों को, जो भारतीय थे उनको ये लगने लगा कि भाई ये यहाँ पे हमारे जो संस्कार है, संस्कृति है, उसको नष्ट करना चाह रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन वाली लाइन लिख दीजिएगा, उसके बाद ये लिख दीजिएगा कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।